एपिसोड 341 341 शुद्ध अधिग्रहण गोली। शौर्य और उसके बच्चे व्यापारी संकुल के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं। वही शौर्य की बहस सेनाध्यक्ष के बेटे के साथ हो जाती है, पर शौर्य के कुछ करने से पहले ही चारों बच्चे एक के बाद एक आकार उस लड़के को कुचलकर बाहर फेंक देते हैं। शौर्य अपने परिवार से मिलने के बाद वह बालों में पहना जाने वाला आभूषण शाश्वती को देता है और दुकानदार को ज्ञान पेलकर वहां से निकलने लगता है। पर तभी एक सुंदर लड़की आकर उसका रास्ता रोक देती है और उसकी इस हरकत पर उसे खरी खोटी सुनाती है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जब शौर्य मुड़ता ही है तो वह उस लड़की की खूबसूरती में खो जाता है। ये लड़की एक इंसान थी, पर जैसे ही शौर्य अपने होश में आता है वह बोलता है, हाँ, पर कुछ भगवान सिर्फ सही होने पर ही आशीर्वाद देते हैं, गल पर नहीं। इसीलिए दुकानदार को हर ग्राहक के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सुनकर वह लड़की वहीं सीढ़ियों पर ही रुक जाती है। उसे आज तक किसी ने भी इतने सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया था। वह अपनी आंखों में गुस्सा लिए शौर्य को देखने लगती है। तभी दुकान के कुछ नौकर दरवाजे से अंदर आते हैं। वो सभी नौकर शौर्य की बगल से उससे बिना देखे उस लड़की के पास जाकर कहते हैं, छोटी मालकिन, हमने आखिर उस वैद्य से अधिग्रहण गोली बनाकर ले ही ली। ऐसा कहकर उस नौकर ने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स खोला और उस लड़की के सामने दिखाया। उस बॉक्स के अंदर से रोशनी निकल रही थी, जो कि एक संग्रहित ऊर्जा की रोशनी थी। उस लड़की ने उस गोली को उठाया और अपने हाथ में पकड़कर उसे जांचने लगी। शौर्य ने भी उस गोली को ध्यान से देखा, पर तभी सम्राट बोल पड़ा, अरे ये तो एकदम साधारण गोली है। हमारा अभिनव इसे कचरा समझकर फेंक देता है। सम्राट का बस ऐसा कहना ही था कि उस लड़की की आंखें सम्राट की ओर घूम गई और उसने कहा, तो आपका कहना है कि ये गोली कचरा है? उस लड़की के ऐसे सवाल पर सम्राट तुरंत चुप हो गया और शौर्य की ओर देखने लगा। सम्राट को लड़कियों से बात करते वक्त हमेशा थोड़ा जा भी महसूस होता था। ऊपर से उसके सामने खड़ी लड़की की आभा किसी राजघराने के शासक की तरह लग रही थी। शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और उस लड़की की ओर देखकर उसके सवाल का जवाब दिया, मेरे दोस्त ने गलत कहा, हमारी नजरों में मैं उसे कचरा भी नहीं मानता। ऐसी गोलियां में भेड़े घास कम पड़ने पर सुबह के खाने में खा जाती है। शौर्य का जवाब सम्राट से भी ज्यादा अजीब था, जिसे सुनकर उस लड़की ने अपने हाथ की गोली को बक्से में रख दी और उसे बंद किया। फिर उसने शौर्य को देखकर कहा, तुम दिखाने में तो एक गरिए हो और दवाई बनाने की बात करते हो। जानते भी हो कि ये गोली 5वें स्तर के वैद्य ने बनाई है। इस एक गोली की कीमत लाखों में है और तुम इससे कचरा भी नहीं मानते। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, अब मानते हैं तो मानते हैं, इसमें ना आप कुछ कर सकती है ना मैं। हाँ, पर एक बात बता दूं कि ये गोली साधक को साधना में थोड़ी मदद तो कर देगी और वातावरण की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अधिग्रहित करने में मदद कर देगी, पर इसका असर ये होगा कि वह साधक उसके बाद सिर्फ अगला एक ही स्तर पर कर पाएगा। उसके बाद वह एक भी स्तर पर करने लायक नहीं रहेगा और उसकी साधना क्षमता वहीं कुंठित हो जाएगी। अब आप दुकान की मालिक है तो ये आप पर है कि ऐसे गोली को बेचना है या कचरे में डालना है। भला मैं इस पर क्या हो बोल सकता हूँ? शौर्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कही और मुड़कर जाने लगा। तभी उस लड़की की आंखों में चमक आ गई और उसने शौर्य को रोकते हुए कहा, रुको, अगर तुम इस गोली के बारे में इतना सब कुछ सिर्फ देखकर बता सकते हो तो तुम इसे बना भी सकते होंगे। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे बना तो सकता हूं, पर अभी मेरा मन नहीं है। मुझे अभी मेरे परिवार के साथ कुछ समय बिताना है। मेरे बच्चे मुझसे बड़े दिनों बाद मिले हैं। ऐसा कहकर शौर्य वहां से जाने लगा, पर वह लड़की उसे जाने देने के मूड में नहीं थी। वह लड़की अचानक दरवाजे पर प्रकट हो गई और शौर्य के सामने आकर बोली, अगर तुम सच में ऐसी गोली बना सकते हो तो मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दे दूंगी। ये सुनकर शेरा ने तुरंत शौर्य के धोती को थोड़ा खींचा और बोला, तीसरी जगह अभी खाली है, इसका हाथ ही मांग ले। ये सुनकर शौर्य ने एक नजर शेरा की ओर मारी और उस लड़की से शर्माते हुए बोला, वो मेरा कुत्ता थोड़ा मुनहफिट है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पर हाँ, मैं ये गोली आपको एक बार बनाकर दे सकता हूँ। ये सुनकर उस लड़की की उत्सुकता बढ़ गई। उसने शौर्य का हाथ पकड़ लिया, पर वहां मौजूद हर कोई ये देख सकता था कि शेरा की बात पर वह लड़की थोड़ा शर्मा रही थी। पर उसने कोई हैरानी नहीं जताई कि शेरा एक कुत्ता होकर भी इंसानी भाषा बोल सकता है। शौर्य ने धीरे से अपना हाथ उस लड़की के हाथ से छुड़ाया और बोला, देवी, अगर आप ये गोली बनाना चाहती हैं तो इसे लगाने वाली सामग्री जमा कीजिए, मैं आपको वह गोली कुछ ही देर में बनकर दे दूंगा। जब तक आप सामान लेकर आती हैं तब तक मुझे और मेरे परिवार को अगर आप एक कमरा दे सकती हैं तो अच्छा होगा। शौर्य ने उस लड़की से कमरा मांगा क्योंकि उसे अपने बच्चों का कंफ्यूजन भी दूर करना था।
उस लड़की ने तुरंत काउंटर पर खड़े दुकानदार को देखा और सामग्री लाने का आदेश दे दिया और खुद शौर्य और उसके परिवार को लेकर एक कमरे की ओर लेकर चली गई। ये कमरा अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए इस दुकान में बनाया गया था। शौर्य और उसका परिवार कमरे के अंदर गए और उसके बाद उस लड़की ने कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। शौर्य ने सबसे पहले सोफे पर बैठने के बाद अपने बच्चों को देखा और फिर उन्हें सारी राम कहानी सुना दी। भले उसके बच्चे दिखने में छोटे थे पर उनकी समझदारी किसी बड़े इंसान की तरह थी। जब चारों बच्चों को पता चला कि उनके पिता को और 6 विवाह करने पड़ेंगे तो वो सभी उसी बात पर अटक गए। पर उन्हें भी थोड़ा बहुत उनके पिता के भैरव होने के बारे में मालूम था। इसी वजह से सभी बच्चे चुप हो गए और उसकी बातों को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गए। कुछ देर में कमरे का दरवाजा बाहर से खुला और वह लड़की हाथ में ट्रे पकड़कर सारी सामग्री लेकर आ गई। उसके साथ इस बार कोई नौकर नहीं था पर एक नौजवान इंसानी लड़का था। उसने आते ही शौर्य और उसके साथियों को ऊपर से नीचे देखा और बोला, ए गरी, अगर तू जो बोल रहा है वो नहीं हुआ तो मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा। हमारी निशा मासूम है तो उसे फंसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये सुनकर शौर्य और उसके साथियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया पर शेरा तुरंत बोल पड़ा, अबे ये तो अपनी बिरादरी का लगता है, क्या मस्त भोंकता है रतू। इस बार उस लड़की का ध्यान शेरा पर गया, साथ ही उस लड़के का भी। उन्होंने पहली बार किसी कुत्ते को बोलते हुए सुना था पर जब उन्होंने याद किया कि उस कुत्ते ने क्या कहा वह लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। वही उस लड़के का चेहरा काला पड़ गया। शौर्य ने वह सारा सामान लिया और एक एक कर बूटी को जांचने लगा। फिर उसने अपनी अंगूठी से 2 और जड़ी बूटियों को निकाला और फिर पूरी सामग्री को सामने बने टेबल पर रख दिया। शौर्य ने अपना बायां हाथ आगे किया और हाथ में अग्नि को प्रकट किया। उसके बाद उसने सारी जड़ी बूटियों को उस अग्नि पर उठाकर रखना शुरू किया। एक एक करके सारी बूटियां अग्नि पर तैरने लगी और उनकी आभा तपने लगी। धीरे धीरे सारी जड़ी बूटियां एक चमकदार तरल में बदलने लगी और अंत में वह तरल एक गोल गोली का आकार लेने लगी। जैसे जैसे वह तरल गोली में बदलने लगा था वैसे वैसे उसके अंदर से काले रंग का एक जहरीला तरल उससे अलग हो रहा था। शौर्य ने उस तरल को बगल में एक कटोरे में भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर लगातार तपने के बाद वह गोली बनकर तैयार हो गई। शौर्य के हाथ की गोली दिखने में पीले रंग की थी पर उसके ऊपर एक सुनहर चमक थी। शौर्य ने उस गोली को निशा के हाथ में दे दिया और बोला, देवी, ये रही आपकी असली अधिग्रहण गोली, जो 100% शुद्ध है। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से उठा और सभी साथियों को वहां से जाने का इशारा करने लगा। उसके साथी भी तुरंत उसके साथ वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ऐसे ही बिना कुछ लिए जाता देखकर निशा ने एक और बार शौर्य को रुकने के लिए कहा और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं वह जवान हैंडसम लड़का जो कुछ देर पहले शौर्य को धमका रहा था, उसने जब देखा कि निशा शौर्य के आगे पीछे ऐसे घूम रही है उसे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, घमंडी गरिए, एक मामूली सी गोली बनाकर क्या तू खुद को कोई महान वैद्य समझ रहा है क्या? तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे सामने कौन खड़ी है। ये निशा गुप्त है, गुप्त कुल की राजकुमारी। उनके सामने तुम्हें अपनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के इतना कहने पर भी शौर्य ने उसे कुछ कहना सही नहीं लगा और उसने निशा से कहा, देखिए देवी जी, ना मेरे पास कोई धन का अभाव है या ना किसी शक्ति का। आप अपना उपहार अपने पास रखिए। मैंने तो बस आपको ऐसे ही मदद कर दी थी। वैसे भी ये गोलियां मेरा दोस्त ही बनाता है और मैं ये काम ज्यादातर उसे ही सौंप देता हूँ। अब अगर आप समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो आप कृपया हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। शौर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़े और शाश्वत का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। तभी शाश्वत के सिर से पल्लू खिसक गया और उसका चेहरा सभी के सामने आया। शाश्वत के खूबसूरत चेहरे के सामने वह लड़की भी फीकी लग रही थी। वहीं जब उस लड़के ने शाश्वत की खूबसूरती देखी तो उसे शौर्य से और भी ज्यादा जलन होने लगी। उसने अब खुद आगे बढ़कर शौर्य को रोक दिया और शाश्वत को देखते हुए बोला, देवी जी, अगर आपको इस दुकान की कोई वस्तु पसंद आ गई हो तो आप उसे खरीद सकती है। उसके लिए मैं आपको मूल्य दूंगा। आपकी सुंदरता के लिए ऐसे कई सारी दवाएं हमारे संकुल में हैं। ये सुनकर सभी की नजरें इस लड़के पर जाकर टिक गई। ये लड़का दिन दहाड़े शौर्य के सामने उसकी पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहा था। अब उसके इस दुस्साहस पर शौर्य भला कैसे शांत बैठ सकता था। पर शौर्य के कुछ करने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई और जब सभी ने देखा कि सामने रास्ता रोककर खड़ा लड़का अब उनके सामने खड़ा नहीं था बल्कि लेटा हुआ था, तभी शाश्वती ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या हरकत है?
आपको पता होना चाहिए कि आप एक विवाहित को उसी के पति के सामने ऐसे रोककर पटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है आपके माता पिता ने आपको कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। वह लड़का जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसने धीरे से लड़खड़ाते कदमों से खुद को जमीन से उठाया और गुस्से से शाश्वत को देखते हुए अपने एक हाथ से गाल को सहलाया और बोला, तू तुच्छ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तभी एक और थप्पड़ उस लड़के के गाल पर पड़ी और वह लड़का वापस जमीन पर लेट गया। इस बार थप्पड़ कनक ने जड़ा था। उस लड़के ने इतनी देर से कनक को नोटिस नहीं किया था और सीधा शाश्वती के पीछे पड़ गया था। इस वजह से कनक के मन में थोड़ी ईर्ष्या भर गई थी। उसे लगा कि शाश्वती उससे अधिक आकर्षक है, जिस वजह से ये लड़का उसे एक बार भी नहीं देख रहा था, जिसका गुस्सा अब कनक ने उस पर निकाल दिया था। कनक का थप्पड़ पड़ते ही निशा का चेहरा काला पड़ गया था। निशा को अच्छी तरह से मालूम था कि शौर्य और उसके परिवार ने जिस लड़के को मारा है वो कोई मामूली लड़का नहीं है और उसके पीछे की ताकत कितनी खतरनाक है। अब निशा थोड़ा डर गई थी, पर उसे क्या मालूम था कि शौर्य ऐसी अमीर बाप की बिगड़ैल औलादों से सबसे कम डरता है और इन औलादों को ही शौर्य से सबसे अधिक डरना चाहिए। ये लड़का रोहन चंद था। मध्य क्षेत्र के सबसे ताकतवर कुलों में से एक चंद्र कुल का वारिस है। रोहन कई सालों से निशा के पीछे पड़ा है। जब निशा यहाँ आ गई तो वो भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही गया। वैसे तो निशा को ये चिपकू बिल्कुल पसंद नहीं था, पर इसके परिवार को देखकर निशा ने अभी तक इसे भगाया नहीं था। उस लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया और शौर्य को देखते हुए बोला, ऐसे लड़कियों के पीछे क्यों छुपा है? काया आ गया और मुझसे मुकाबला कर। ये देखकर शौर्य ने एकदम मासूमियत से पूछा, अरे भाई साहब, आप मुझे क्यों बीच में खींच रहे हैं? मैंने तो आपको मारा भी नहीं है। ये सुनकर रोहन अपने दोनों गालों को सहलाते हुए खड़ा होता और शौर्य को गुस्से से देखते हुए बोला, मैं असली पुरुष हूं और मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। इसीलिए अब इन औरतों के बदले तू आगे आ ताकि मैं तुझे उनके बदले मार सकूं। तभी शेरा बोला, अबे ये चूहे क्या? अब लड़कियों के बदले उनके आदमियों ने मार खाना चाहिए, ये कौन सा नियम है? ये सुनकर रोहन ने शेरा को एक नजर डाली और बोला, कुत्ते, अगर तेरा मालिक आगे नहीं आता है तो तू आगे आ और उनके बदले मार खा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों में से एक को तो मार कर रहूंगा। रोहन की इस अजीब बातों से अब शौर्य और उसके साथी परेशान हो गए थे। ध्वनिल आगे आया और उसने रोहन की आंखों में ध्यान से देखना शुरू किया। रोहन भी उसे आंखों से ही टक्कर दे रहा था, पर अचानक ध्वनिल का असली रूप एक चमक की तरह रोजाक दिखाई दिया और रोहन किसी छोटे बच्चे की तरह डरकर चिल्लाने लगा। उसकी चीखें पूरे दुकान में गूंज गई। बाघ आया बाघ, भागो भागो बाघ आया बाघ। ऐसा कहकर रोहन दम दबाकर वहां से भाग गया। हर कोई उसकी जाती हुई आकृति को देख रहा था। तभी सभी ने देखा कि कुछ बूंदें दौड़ते वक्त उसके धोती से नीचे गिर गई है। इस तमाशे को देखकर सभी की हंसी निकल गई। शौर्य को आज ये दूसरा नमूना मिला था जो उसे उकसाने आया था, मगर खुद का पोपट बनाकर चला गया। व्यापारी संकुल में रुके रुके अब शाम हो चली थी, इसीलिए अब शौर्य वापस विश्राम गृह जाने के लिए लौटने लगा। इस बार निशा ने उसे रोकने की जिद न करना सही समझा। जैसे ही शौर्य व्यापारी संकुल के निकास द्वार पर पहुंचा, उसके सामने जो दिखा उसे देखकर शौर्य और उसके साथियों ने माथा पीट लिया। अब क्या देखा था शौर्य ने? क्या कोई नई मुसीबत आई है? उस सेनाध्यक्ष के बेटे ने तो कुछ नया हंगामा नहीं किया ना?